रणनीतिक तौर पर भी फैसले लेकर दुश्मन को शिकस्त देने की कोशिशें हो रही हैं। और इसी कड़ी में यूरोपीय यूनियन को लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, वो ये कि यूरोपीय यूनियन ने रूस को बड़ा आर्थिक झटका देने की कोशिश की है। खबर है कि यूरोपीय यूनियन ने रूस से आने वाले तेल के आयात पर 2/3 तक प्रतिबंध लगा दिया है। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में फिर उबाल आ सकता है। रूस के खिलाफ ईयू का बड़ा फैसला, 2/3 तेल आयात पर प्रतिबंध। रूसी तेल आयात पर 90% बैन की तैयारी। जंग की शुरुआत से ही रूस दुनिया के तमाम देशों के निशाने पर है। यही वजह है कि पश्चिमी देशों के अलावा यूरोप के कई देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। बावजूद इसके जब रूस पर इसका कोई असर नहीं हुआ तो यूरोपीय संघ ने एकजुट होने की कोशिश की है, जिसका असर यह हुआ है कि यूरोपियन यूनियन के बड़े नेताओं ने आपसी सहमति से रूस से आने वाले 2/3 तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने इसी सिलसिले में ट्विटर पर लिखा है, यूरोपियन यूनियन ने रूस के तेल पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़कर युद्ध रोकने के लिए ये कोशिश की जा रही है और 2/3 आयात को रोका जाएगा। पहले से कई तरह के आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध झेल रहे रूस को यूरोपियन यूनियन का ये फैसला बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, फैसले का बड़ा असर दुनिया भर के तमाम देशों पर भी पड़ने वाला है। यूरोपियन यूनियन के इस फैसले के बाद कच्चे तेल के दामों में उबाल आ गया है, जिसके चलते ब्रेंट की कीमत 9,400 रुपए से ऊपर पहुंच गई है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी आ सकती है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन के मुताबिक अभी हमने आंशिक तौर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, लेकिन 2022 के अंत तक रूस से आने वाले 90% तेल के आयात पर बैन लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, यूरोपियन यूनियन की तरफ से यूक्रेन को भारी भरकम मदद देने की भी बात कही गई है। यूक्रेन को सहायता के रूप में यूरोपियन यूनियन 970 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद देने को तैयार है। जाहिर है, ये घड़ी रूस के लिए भी दुश्वारियों से भरी है, क्योंकि रूस पहले से भी कई प्रतिबंध झेल रहा है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या यूरोपीय संघ रूस के तेल आयात बैन पर लगातार बना रहेगा, क्योंकि यूरोप की जरूरतों का बहुत बड़ा हिस्सा रूस से ही सप्लाई किया जाता है। वहीं यूक्रेन ने रूस की सेना पर बेहद ही घातक थर्माइट रेन बम से हमले का आरोप लगाया और ये बम इतना खतरनाक बताया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इसकी चपेट में आने वाले लोगों के शरीर का मांस हड्डियां तक पिघल जाती हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि थर्माइट रेन बम का तापमान कुछ ही सेकंड में 2400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी ये इतनी गर्मी पैदा करता है कि स्टील और कंक्रीट तक में आसानी से छेद हो जाए। थर्माइट रेन बम में मेटल पाउडर और मेटल ऑक्साइड के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है और जो एक हल्की सी चिंगारी से भी तेजी से आग पकड़ लेता है और वही आग आसमान से शोलों की शक्ल में हमला करने वाले इलाके में गिरती है। बताया जाता है कि इस बम का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की सेना ने किया था और उस वक्त इस बम की वजह से 25,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया था। और इधर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के दरमियान बहुत बड़ी खबर आई है अमेरिका से। खबर है कि अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मार करने वाली मिसाइल देने से साफ साफ मना कर दिया है। यह खबर ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका लगातार यूक्रेन को रूस के खिलाफ मदद कर रहा है, लेकिन इस बार
अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइल देने से मना कर दिया है। क्या है अमेरिका के इस फैसले की वजह, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। पुतिन के दबाव में झुक गए बाइडेन। यूक्रेन को अमेरिका नहीं देगा लंबी दूरी की मिसाइल। क्या रूस के आगे बैकफुट पर आया अमेरिका? जो अमेरिका इस जंग में लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा था, जो अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा था, जो अमेरिका लगातार यूक्रेन में रूस की हरकतों पर नजर रख रहा था, जो अमेरिका अब तक यूक्रेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था, अब उसी अमेरिका ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल देने से साफ इनकार कर दिया है। खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी ये बात कबूल की है कि वो यूक्रेन को लॉन्ग रेंज रॉकेट सिस्टम नहीं भेजने वाले हैं। We're not going to send to Ukraine rocket systems that can strike into Russia. मिसाइल है, ये मिसाइलें 64 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। यानी अमेरिका ये नहीं चाहता कि उसका एक भी गलत कदम इस जंग के रुख को बदल दे, क्योंकि पुतिन की सेना इस वक्त बेहद आक्रामक जंग लड़ रही है। फिर चाहे वो जंग हथियारों के बल पर लड़ी जा रही हो या फिर जुबानी ही क्यों न। और इधर दावा किया गया कि कुछ दिन पहले रूस के साथ हुए साझा हवाई अभ्यास में चीन के J-16 लड़ाकू विमान ने पहली बार उड़ान भरी। पिछले हफ्ते क्वाड सम्मेलन के दौरान चीन ने रूस के साथ साझा हवाई अभ्यास किया था। दावा किया गया कि चीन और रूस के बाकी विमानों के साथ ही चीन का J-16 लड़ाकू विमान भी पूर्वी चीन सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ा और उड़ते उड़ते जापान सागर तक पहुंच गया। दावा किया गया कि चीन और रूस अपने अगले हवाई अभ्यास में स्टेल्थ तकनीक से लैस J-20 और सुखोई 57 यानी कि 57 को शामिल करेंगे। दुश्मन इन विमानों का सिग्नल पकड़ने में चूक जाते हैं और यही इन विमानों की ताकत है। खबर है कि अगले अभ्यास में J-16 और J-20 दोनों उड़ेंगे, जिससे चीन अपनी दोगुनी ताकत का एहसास कराएगा, क्योंकि ये दोनों लड़ाकू विमान मिलकर दुश्मन पर कहर बरपा सकते हैं। J-16 दुश्मन के अर्ली वार्निंग सिस्टम को बंद और रडार को जैम कर सकता है, जबकि J-20 स्टेल्थ तकनीक से लैस है, जिसकी मदद से वो विरोधियों को चकमा देकर उन पर हमला कर सकता है। एक रिपोर्ट भी है जिसमें लिखा गया है कि चीन J-16 विमान को अपग्रेड कर चुका है और उसने अपग्रेड के बाद उसका नाम रखा है J-16D। और अब महायुद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। रूस की मीडिया ने डोनेस्क में हमले का एक वीडियो जारी किया है। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन की ओर से रिहायशी इलाकों में हुए हमले में 5 लोगों की मौत हुई। डॉनबास में पूर्वी क्षेत्र में नियंत्रण के लिए रूसी यूक्रेनी सेना में भीषण लड़ाई। रूसी डेथ स्क्वाड ने बड़े यूक्रेनी नेताओं और अधिकारियों का सफाया करने के लिए शुरू किया मिशन हंट टू किल। यूक्रेन सेना ने ड्रोन से किया रूसी टैंक पर हमला। टैंक के परखच्चे उड़े। हमले में रूस के 2 टैंक बाल बाल बचे। ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन ने रूसी सैन्य काफिले पर जोरदार हमला किया है। 2 सैन्य गाड़ियां तबाह हो गई हैं। रूस ने दोनों गाड़ियां छिपा कर रखी थी। जो बाइडेन ने यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाले रॉकेट देने से साफ इनकार किया है। यूक्रेन ने रूसी हमलों का जवाब देने के लिए अमेरिका समेत कई देशों से इस तरह के हथियारों की मांग की थी। यूक्रेन की मीडिया ने रूस के कब्जे वाले शहर मारिउपोल का वीडियो जारी किया है। रूस पर स्टील चुराने का आरोप लगाया। मेलिटोपोल के मेयर ने किया है बड़ा दावा। कहा है रूसी सेना शहर में नागरिकों को बना रही है बंधक।
खार्किव में यूक्रेन की सेना ने रूसी टैंक पर कब्जा किया है। रूसी टैंक को ले जाते दिखे हैं यूक्रेन की सेना। यूक्रेन की सेना का जेवलिन मिसाइल से रूसी टैंक पर हमला, पूरी तरह तबाह हुआ टैंक। यूक्रेन की सेना अमेरिकी ड्रोन का कर रही है इस्तेमाल। अमेरिकी ड्रोन रात के समय निगरानी करने में सक्षम। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जिंदगी, उनकी जो रहस्य और रोमांच से बढ़ी हुई है, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। अब 24 फरवरी को युद्ध की शुरुआत के साथ ही पुतिन को लेकर इंटरनेशनल मीडिया में कई तरह की खबरें चल रही हैं। कभी उनके डेथ की बात उठती है, कभी कैंसर की बात उठती है, कभी उनके सीक्रेट गर्लफ्रेंड की चर्चा होती है। लेकिन ना तो रूसी मीडिया, ना रूस की सरकार, ना ही पुतिन किसी भी मिस्ट्री को लेकर कोई सफाई देते हैं। ऐसी स्थिति में सच क्या है, किसी को नहीं पता। हमने बहुत छानबीन करके पुतिन से जुड़ी टॉप 10 मिस्ट्रीज वाली रिपोर्ट तैयार की है। ये देखिए। 2 बम, गोले, विस्फोट, मिसाइलें, तबाही, बर्बादी, जीत की चाहत, सरेंडर नहीं करने की जिद। और इन सब के बीच महायुद्ध का सूत्रधार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। जिनकी जिंदगी की किताब का हर अध्याय रहस्य और रोमांच से भरा है। डेथ मिस्ट्री, बर्थ मिस्ट्री, फेस मिस्ट्री, कैंसर वाली मिस्ट्री, हैंड मिस्ट्री। कागज देखें, केस बिल्कुल फर्जी है। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हम लोग भ्रष्टाचार को देश के साथ गद्दारी मानते हैं। सर कटा सकते हैं और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते। अभी कुछ दिन पहले पूरे देश ने देखा किस तरह हमने पंजाब में अपने ही एक मंत्री को खुद ब खुद बर्खास्त करके जेल भेज दिया। किसी को उनके भ्रष्टाचार का नहीं पता था, ना मीडिया को, ना विपक्ष को, किसी को नहीं पता था। हम चाहते तो पूरा मामला दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हम देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हम अपनी आत्मा का सौदा नहीं करते। 2015 में भी एक ऐसा ही वाकया हुआ था, जब मैंने खुद ब खुद अपने खाद्य मंत्री को बर्खास्त करके सीबीआई को सौंप दिया था। तब भी किसी को नहीं पता था। तब भी हम चाहते तो केस को दबा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। देश तो क्या, पूरी दुनिया ने भी राजनीति में इस स्तर की ईमानदारी नहीं देखी है। जिस दिन पंजाब के हमारे मंत्री को हमने जेल भेजा, बहुत लोगों के फ़ोन आए। लोग भावुक हो रहे थे, बोल रहे थे, सर हमने कभी नहीं सोचा था कि अपने इस जीवन में इस स्तर की ईमानदारी देखेंगे। मैंने सत्येंद्र जैन के सारे कागज़ खुद देखे हैं। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, कानून की भी बहुत समझ है। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप फर्जी हैं। पूरा का पूरा मामला फर्जी है। केवल राजनीति की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर उनके मामले में 1% की भी सच्चाई होती तो मैं खुद ही कब का उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले चुका होता। इन्होंने हमारे कई एमएलएज पे कई झूठे केस किए, सारे कोर्ट से छूट के वापस आ गए। अंत में तो सच्चाई की जीत होती है। मेरे ऊपर भी इन्होंने न जाने कितने केस किए। मेरे ऊपर इन्होंने कितनी बार रेड करवाई, कुछ नहीं मिला। अंत में तो सत्येंद्र जैन जी भी छूट जाएंगे। हमारी पार्टी भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाली पार्टी है। भगत सिंह देश के लिए और सच्चाई के लिए शहीद हो गए। देश के लिए, समाज के लिए जेल जाना दूषण नहीं होता, भूषण होता है। और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समझता है कि आम आदमी पार्टी में रहना है
तो हमेशा जेल जाने के लिए और अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना होगा। सत्येंद्र जैन देशभक्त है, कट्टर ईमानदार है, बेहद साहसी है। ऐसी जेलें उनके साहस और जज्बे को और मजबूत करेंगी। मैं समझ सकता हूं उनकी पत्नी और उनके बच्चों पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। मैं उन्हें कहना चाहता हूं, भाभी जी, आपके पति बेहद साहसी हैं। बच्चों, आपके पिता बेहद साहसी हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया है। उन्होंने पूरे देश को एक बेहद शानदार स्वास्थ्य का मॉडल दिया है जहां सबका इलाज फ्री होता है। उन सब करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं जिनका उन्होंने फ्री में इलाज करवाया है। ऐसे शख्स पे पूरे देश को गर्व है। भगवान उनके साथ हैं। जय हिंद। के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। आम आदमी पार्टी भगत सिंह की आदर्श वाली पार्टी है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और तमाम तरह जिस तरह से ईडी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है, वो सीधे तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जानबूझकर माहौल ऐसा बनाया जा रहा है और इस तरह सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी बिल्कुल सरासर गलत है। उन पर लगे हुए आरोप बेबुनियाद है, इनका कोई आधार नहीं है। उनकी गिरफ्तारी पर वो बोले हैं कि सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार लोगों में से एक हैं। उनके परिवार को भी उन्होंने भरोसा दिया कि जल्द ही वो बाहर आ जाएंगे। और यूक्रेन को जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए रूसी सेना ने एक बेहद खतरनाक ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। रूसी सेना की तरफ से इस ऑपरेशन को हंट टू किल नाम दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों को मौत की नींद सुलाना है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की बड़ी साजिश। ज़ेलेंस्की के करीबियों पर पुतिन की नजर। जंग में फिर उतरा रूस का मौत वाला दस्ता। यूक्रेन में शुरू हुआ रूस का हंट टू किल मिशन। यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले दिन ब दिन तेज होते जा रहे हैं। लगातार खिंच रही इस जंग से तिलमिलाए पुतिन अब किसी भी कीमत पर कीव पर कब्जे की जंग शुरू कर चुके हैं। इस जंग को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ मिशन हंट टू किल लॉन्च कर दिया है। इस मिशन का मकसद जल्द से जल्द यूक्रेन पर जीत हासिल करना है। मिशन के तहत यूक्रेन के शीर्ष नेता रूसी सेना के निशाने पर हैं। इतना ही नहीं, यूक्रेन के बड़े अधिकारियों को भी इस मिशन के तहत टारगेट पर रखा गया है। यानी रूसी सेना अब उन लोगों को अपने निशाने पर ले रही है जो इस जंग की रणनीति में शामिल हैं, जो लगातार यूक्रेन की सेना को कूटनीतिक तौर पर ताकत दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस मिशन हंट टू किल में ज़ेलेंस्की के कुछ बेहद करीबी नेताओं का नाम भी शामिल है। इन नेताओं को मौत की नींद सुलाने के लिए रूसी सेना ने अपने एलीट कमांडो को मैदानी जंग में उतार दिया है। रूसी सेना के कमांडो शहरी इलाकों में जंग में माहिर माने जाते हैं। दावा किया जाता है कि घात लगाकर हमला करने में इनका कोई सानी नहीं है। ये कमांडो केमिकल वॉर और बायोलॉजिकल वॉरफेयर में माहिर हैं। यही वजह है कि यूक्रेन ने खुफिया जानकारी के आधार पर राजधानी कीव और आसपास के शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी है। इतना ही नहीं, शहर में आने जाने वाले हर शख्स की सघन तलाशी की जा रही है। किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए यूक्रेनी एजेंट संदिग्ध लोगों की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन को आशंका है कि हंट टू किल मिशन में शामिल रूसी सेना के कमांडो किसी भी रूप में शहर में दाखिल होकर बड़े अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। दरअसल
रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क जैसे शहर पर 95% कब्जा कर चुकी है, जबकि सिवेरोडोनेत्स्क और लिसिचांस्क पर कब्जे की कोशिशों को भी रूस ने तेज कर दिया है। लेकिन यूक्रेन की सेना के जवाबी हमले रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। यही वजह है कि अब रूसी सेना यूक्रेन के नेताओं और अधिकारियों को मौत के घाट उतारकर ज़ेलेंस्की का मनोबल तोड़ना चाहती है, ताकि जो जंग लगातार खिंच रही है उस जंग को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। युद्ध और बमबारी के बीच ज़ेलेंस्की का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो है ज़ेलेंस्की के खार्किव दौरे का। 24 फरवरी को शुरू हुई जंग के बाद पहली बार ज़ेलेंस्की राजधानी कीव से बाहर निकले, खार्किव पहुंचे, जंग के मोर्चे पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया। ज़ेलेंस्की का खार्किव जाना उनके मिशन ईस्ट का हिस्सा है। यूक्रेन युद्ध के पूर्व में शिफ्ट होने के बाद क्या है ज़ेलेंस्की का पूरा बड़ा प्लान, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के दौरे का ये वीडियो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। युद्ध के बीच ऐसा पहली बार हुआ है जब ज़ेलेंस्की यूक्रेन के कैपिटल कीव से बाहर निकले हैं। ना सिर्फ बाहर निकले हैं, बल्कि कीव के बाहर रूस की सेना से कुछ ही किलोमीटर दूर वो अपने सैनिकों से मिले हैं। प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की 3 महीने से भी अधिक की जंग के बाद पहली बार खार्किव पहुंचे। वही खार्किव जो रूस की मिसाइलों का टारगेट बना। जहां पुतिन की सेना ने अपने सैकड़ों तोप के मुंह खोल दिए। चंद दिनों में यूक्रेन का दूसरा बड़ा शहर खार्किव खंडहर में बदल गया। Сьогодні я відвідав Харків, і саме місто, і передові позиції наших військових в області. Харків пережив страшні удари окупантів. Чорні, опалені вогнем, напівзруйновані житлові будинки міста дивляться своїми вікнами на схід та північ, туди, звідки била російська артилерія, звідки прилітала російська бойова авіація. उसी खार्किव में पहुंचकर ज़ेलेंस्की ने ऐसा क्या किया जो पूरी दुनिया की मीडिया की नजर खार्किव पर आकर ठहर गई, इसे आगे बताएं। इससे पहले खार्किव से करीब 240 किलोमीटर दूर सेवेरोडोनेस्क लेकर चलते हैं, जो अभी रूस यूक्रेन युद्ध का बड़ा मोर्चा बना हुआ है। सेवेरोडोनेस्क शहर मलबे में तब्दील हो गया है। शहर में बनाए गए आपातकालीन सेवा के सभी ठिकाने ध्वस्त हो गए हैं। सेवेरोडोनेस्क के 100 में से करीब 90 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। Та повністю зруйновано. Немає зв'язку. Постійні обстріли. Захопити Сєвєродонецьк – це принципове завдання для окупаційного контингенту. І їм все одно, якою кількістю життів доведеться заплатити за цю спробу підняти російський прапор на бульварі, як гірко зараз звучить ця назва – Дружби народів. Дружби народів 32, де розташована Сєвєродонецька адміністрація. सेवेरोडोनेस्क में रूस का हमला अब और तेज होता जा रहा है।
रूस का टारगेट पूर्वी यूक्रेन के लिसिचंस्क और सेवेरोडोनेस्क के इलाकों में यूक्रेन के सैनिकों को घेरना है। साथ ही साथ रूस की सेना सेवेरोडोनेस्क के अहम लॉजिस्टिक रूट्स को ब्लॉक करने में लगी है। रूसी सेना सेवेरोडोनेस्क शहर के उत्तर पूर्वी बाहरी इलाके में पैर जमाने की कोशिश कर रही है। वो कुछ इलाकों में सिवरस्की डोनेट नदी को पार करने की कोशिश में लगी है। डॉनबास के पूर्वी इलाके पर कब्जा जमाने के लिए भयंकर लड़ाई छिड़ गई है। रूस की सेना ने सेवेरोडोनेस्क और लिसिचंस्क के आसपास अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। इन धमाकों के बीच यूक्रेन में एक और मारियोपोल तैयार हो रहा है। बम ब्लास्ट, मिसाइल अटैक और बड़ी बड़ी तोप के हमलों से घिरा यह है यूक्रेन का शहर सेवेरोडोनेस्क। डॉनबास रीजन में ये एक बड़ा औद्योगिक शहर है, ठीक मारियोपोल की तरह। और अब यहाँ ठीक वैसी ही तबाही का बवंडर शुरू हो गया है। ये रूस की तोप है जो लगातार शहर पर हमले कर रही है। ये रूस का तोपखाना है जिसका मुंह सेवेरोडोनेस्क से यूक्रेन की फौज को खदेड़ने के लिए खोल दिया गया है। लुहांस्क से 80 किलोमीटर और डोनेस्क से 130 किलोमीटर दूर इस शहर पर कब्जा करना अब पुतिन का डॉनबास में सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है। पुतिन की फौज इस शहर को भी मारियोपोल में तब्दील करने पर आमादा है। यहाँ हो रहे हमले और यहाँ जारी दहशत को देखकर पता चलता है कि पुतिन इसमें कोई भी रियायत नहीं देने वाले हैं। It's hell. You know, it's hell. First, everyday shelling. Second, a lot of death. Third, humanitarian problems. यूक्रेन के लोगों में खौफ है कहीं सेवेरोडोनेस्क ही मारियोपोल ना बन जाए। वजह है मारियोपोल से आई ये ताजा तस्वीरें। यूक्रेन की मीडिया में दिखाई जा रही इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कैसे एक कतार में कब्रें दिखाई दे रही हैं। यूक्रेन के लोगों को डर है कि रूस की सेना ने जैसे मारियोपोल में तबाही मचाई थी वैसा ही कुछ सेवेरोडोनेस्क में भी करने वाले हैं, क्योंकि रूस इस शहर पर किसी भी कीमत पर जल्दी से जल्दी कब्जा करना चाहता है। पुतिन मारियोपोल में मिली कामयाबी के बाद रुकना नहीं चाहते, इसलिए सेवेरोडोनेस्क में मौजूद यूक्रेन की फौज को घुटने के बल पर लाने की पूरी तैयारी की गई है। इस खतरनाक हालात के बीच सेवेरोडोनेस्क कब तक टिक पाएगा, इस शहर के लोगों ने उम्मीद करीब करीब छोड़ दी है। Now it seems like the front is all around the city. It's practically surrounded. There are tanks. There are we can see trucks from the army being deployed around the city. So it seems very clear that to me it's about to fall. इस शहर पर 24 घंटे हमले हो रहे हैं और यहाँ यूक्रेन की फौज भी अपनी जगह डटी हुई है, लेकिन सवाल है कि वो कब तक रूस का सामना करती रहेगी। धमाकों के बीच यूक्रेन का ये शहर दर्द से बुरी तरह करा रहा है, लेकिन यूक्रेन सेना के हौसले बुलंद हैं। इस वीडियो भारत की बड़ी फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो स्पेशल ऑफर्स के साथ अपनी तीसरी वर्षगांठ मना रही है। रोजाना सिर्फ ₹1 में मनी कंट्रोल प्रो सब्सक्राइब करें और ₹1 लाख से ज्यादा के ऑफर्स पाएं।